फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने एम बिलीव 01 को देखेंगे, यानी MLIS 01 को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब MLIS में हम क्या कर रहे थे, कल हमने हमने क्या क्या पढ़ लिया, सेकंड चैप्टर में राष्ट्रीय पढ़ लिया, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लिया। अब चलना था हमें सार्वभौमिक की तरफ। सार्वभौमिक सूचना प्रणाली। सीधी बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जिस युग में जी रहे हैं कहीं ना कहीं वह युग क्या है, वह युग है कंप्यूटर का। वह युग क्या है, कंप्यूटर का। वह युग क्या है, टेक्नोलॉजी का। वह युग क्या है, इंफॉर्मेशन का। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज के युग में हम क्या कर रहे हैं, सार्वभौमिक सूचनाओं को और कहीं ना कहीं आपकी तीव्रता से सूचना प्राप्त करने के लिए हम उस दौर में जा रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं वर्तमान में कंप्यूटर का आगमन, वर्तमान में प्रौद्योगिकी का आगमन, वर्तमान में विकेंद्रीकरण और सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, यानी कि व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठे हुए विश्व के हर जगह को कहीं ना कहीं यूज़ करता जा रहा है। ठीक है, और इसी को कहीं ना कहीं ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में आपने देखा होगा। तो सार्वभौमिक को कहीं ना कहीं ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्रणाली के रूप में भी देखा जाता है। अब इसमें हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं इसमें जो चीज़ जाननी है वो है आपका सॉरी, इसमें जानना है यूनिसिस्ट। ठीक है, सबसे पहली बात है, आपको मैं कितनी बार चीज़ों को समझाने के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स 2 रजिस्टर ले लो जिसमें आपको क्या करना है, ये जैसे फुल फॉर्म है, ये आपके फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, इसका ईयर पूछ लिया जाएगा, किससे संबंधित है ये पूछ लिया जाएगा। तो आपको नेट के, यानी कि नेट के लिए इसकी फुल फॉर्म भी लिख के रख लेनी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या है, टेक्नोलॉजी, और इसका नाम है ICSU। ठीक है, ICSU यानी कि वैज्ञानिक है, प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो चीज़ें हैं उसके अंतर्गत आपको ये लेके चला गया है। और कहीं ना कहीं और एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो आपका यानी कि ICSU को वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अंतर्राज्यीय सहयोग कार्यक्रम को यूनिसिस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, विश्व विज्ञान यानी कि सूचना प्रणाली के अंतर्गत आई, और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, विश्व की सूचना सामग्री को और संसाधनों को उपयोग करना और कहीं ना कहीं प्रोत्साहन को लेके चलना। फिर आपका जो है, यानी कि आपका यानी कि 1966 में ICSU को यानी कि 11वीं महासम्मेलन मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 11वां महासम्मेलन मुंबई भारत में हुआ था। इस सम्मेलन का में पारित हुए एक प्रस्ताव के आधार पर एक समिति का गठन हुआ था जिसको का लक्ष्य था वैज्ञानिक सूचनाओं को संग्रह करना और चीज़ों को लेके चलना। अच्छा, अब आप ये सोचोगे कि भाई हम टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं, हम यूनाइटेड नेशन को पढ़ रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, या लाइब्रेरी को पढ़ रहे हैं। ये आपके दिमाग में अभी बात खटकने लगी होगी जब ये टॉपिक आने लगे हैं। तो इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न आपका
यूनिसिट जो स्टडी रिपोर्ट के अनुसार, या फिर आपके सीधे सीधे एक अक्षरों में कहूँ कि भैया ये सारी चीज़ आपके लाइब्रेरी से, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ज्ञान के भंडारण हैं, वो आपके लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चाहे आप रिसर्च की ले लो, चाहे टेक्नोलॉजी ले लो, चाहे विकास ले लो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ ले लो, चाहे आर्ट्स ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, आपको क्या है, उससे आपको लाइब्रेरी को जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ दिया जाता है? क्योंकि आप हो किताब के संग्राहक, आप हो किताब के रक्षक, आप हो किताब को संजोने वाले। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखना है और इस चीज़ को आपको लेके चलना है। फिर यूनिसिट का जो सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्रमुख सिद्धांत हैं इसके, प्रमुख सिद्धांत जो है इसके क्या है? विश्व के सभी देशों में वैज्ञानिक और मध्य प्रकाशित जो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सूचनाओं के आधार पर सूचनाओं को संग्रहित करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास करना। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो सूचना विकास है या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, उनको प्रोत्साहन करना। ठीक है, परंपरागत चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी से जोड़ना, सभी देशों को प्रशिक्षित और मानव शास्त्र के जो सूत्र है उसमें कहीं ना कहीं जोड़े रखना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सूचना सेवाओं का अधिगम और इच्छुक रूप से उसके कार्य को बढ़ाना। ठीक है, फिर आती है इसके उद्देश्य की बात कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है इसके? उद्देश्य कहीं ना कहीं यूनिसिट का कहीं ना कहीं स्टडी रिपोर्ट के अनुसार जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो क्षेत्र हैं उनकी आवश्यकता, विकास और प्रगति के में एक तरह से पदोन्नति को करना और विकसित करना, विकासशील देश और कहीं ना कहीं जो देश है उनको सारों को एक साथ लेके चलना, मानव संसाधनों को एक दिशा प्रदान करना, सशक्तिकरण का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? देखने के लिए मिल जाएंगी। जिसमें इसके कहीं ना कहीं संगठन और प्रबंधन का काम क्या है? इसका क्या है? परामर्श देना, यानी कार्यकारी समिति को लेके चलना, आपका जो समिति है संचालित समिति उसे लेके चलना, शिक्षा को, संस्कृति को, विज्ञान को, और कहीं ना कहीं जो आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको साथ में रखना। तो ये सही कहीं ना कहीं आपकी यूनिसिट के काम है। और यूनिसिट के जो प्रकाशन है, यानी कि एक प्रकाशन के बारे में पूछा जा सकता है आपका नेट में, तो इसे प्रकाशन लिख लेना, यूनिसिट न्यूज़ लेटर। ठीक है, ये क्या है? यूनिसिट के ये कार्य को, कल्पनाओं को संबंध में सूचना उपलब्ध कराने का काम करता है। ठीक है, फिर आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लिख लो, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ यूजर्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन यूनिसिट गाइड फॉर टीचर्स। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आपका आ जाता है INIS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये जितने भी आपको बताए जा रहे हैं वैसे काम के आपके एक भी नहीं है इसमें, मैं आपको सीधे बता दूं। एमली में ये बस एक तरह से ये मान के चलो पार्ट ऑफ सिलेबस है या पार्ट ऑफ चैप्टर है। ठीक है, काम एक भी चीज़ नहीं आएगी इसमें। क्यों? क्योंकि ये आपका पढ़ाया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये आपके UNO के अंतर्गत आते हैं। UNO के अंतर्गत चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। फिर आपकी नेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो आपको क्या है, नेशनल एटॉमिक एनर्जी NA
IEA हाँ एनर्जी क्या, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसका नाम, ठीक है। ये आपको देखने को मिलती है। ये क्या है, सरकारी योजना है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अंतर्गत 100 से अधिक देश कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं और 17 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल आपको मिलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 के आसपास हुई थी, ठीक है। 1970 है इसकी स्थापना दिवस, ठीक है। और कहाँ हुई थी? वियना में हुई थी, ठीक है, वियना में हुई थी, ठीक है। फिर आपका ऐतिहासिक प्रश्न में यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और किसकी वजह से? यूएनओ की वजह, ठीक है। ये आपको देखने को मिला। फिर आपका 1962 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को संयुक्त राज्य अमेरिका के और तत्कालीन सोवियत रूस के सहयोग से कहीं ना कहीं इसको चीज़ों को आगे बढ़ाया गया और 1968 में इसके कार्यदल के योजना को साकार करके प्रदान करी गई एजेंसी के रूप में ली गई। फिर धीरे 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 करके आपका ये सारी एजेंसी का कार्य हुआ और कार्यान्वयन लेके चला गया, ठीक है। उद्देश्य क्या है? विश्व के सभी देशों में प्रकाशित जो परमाणु इस यानी कि आपकी एक मिनट, जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है वो हमसे मात्र 100 रुपये में प्रीवियस ईयर ले सकता है। अच्छा, अब इसका है उद्देश्य। उद्देश्य लिखते हैं। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रलेख और जो कहीं ना कहीं सूचनाओं को उसको आयोजित करना, ठीक है। संग्रह यानी कि साहित्य को संग्रहित करना, क्रमबद्ध रूप से लेके चलना, संसाधनों को और कहीं ना कहीं जो प्रमाण है एवं निष्कर्ष है उसको सहयोग करके राष्ट्र को सूचना उपलब्ध कराना, कंप्यूटर का उपयोग करना, कंप्यूटर आधारित सूचनाओं का निर्माण करना और कहीं ना कहीं नियंत्रण पाठनीय सूचना यानी कि मशीन रीडेबल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करना। ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। अब इसमें क्या है, 2 चीज़ आई हैं जिसमें आपका आ जाता है, यानी कि उद्देश्य मैंने आपको सारे समझा दी। फिर आपके आ जाती INIS इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। इनपुट आउटपुट क्या है? इनपुट में क्या है, सदस्य राष्ट्र को नाभिकीय विज्ञान उसके से संबंधित साहित्य सूचना और संग्रह का उसके ऑस्ट्रिया से संबंधित चीज़ों को यानी ऑस्ट्रिया में इसका क्या है, मुख्य जो कार्यालय में भेजना और कहीं ना कहीं आउट करने का मतलब क्या है, उसको वहाँ से कहीं ना कहीं दूसरे देशों तक या दूसरे जो चीज़ है जो उसके कहीं ना कहीं सदस्य राष्ट्र है वहाँ से उसको सूचना को भेजना। यानी इन मतलब यहाँ पर आएगी और आउट मतलब दूसरे देश तक उसके जाएगी और किसके, मैग्नेटिक टेप के जरिए जाती है और पेपर टेप के जरिए जाती है, ठीक है। जब पेपर टेप के जरिए जाएगी तो उसका क्या होगा, ISBD, ये लिख लो ISBD, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, लिख लो, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। यानी कि ISBD फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये आपका या इसके अंतर्गत मिलता है। आउटपुट में क्या है, मैग्नेटिक टेप आ जाएगा, पीरियोडिकल पब्लिकेशन आ जाएगा, माइक्रोफिल्म आ जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन सर्वर आ जाएगा, ऑफलाइन सर्वर आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगी। फिर विशेषता है आपकी कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण अनुक्रमक चीज़ है और कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण के सहयोग आता है। गतिशील और जो सूचनाओं का भंडारण है, मशीन पाठ्य जो पाठक यानी कि पाठक को कहीं ना कहीं इस सेवा सूचना सेवा प्रदान करने के लिए उपलब्ध आता है। अंतर्राष्ट्रीय सरकार को एक दूसरे जोड़ने का काम करता है। कंप्यूटर आधारित प्रणाली के रूप में चीज़ों को लेके चलता है, ठीक है। फिर इसके क्या है, इसके प्रकाशन आ जाएंगे। इसके प्रकाशन में आपके क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजी नोट्स आ जाएंगे, सर्कुलर लेटर आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्टिंग आ जाएगा। ये सारे के सारे इसके अंतर्गत चीज़ आ जाएंगी। जो पढ़ना है अब वो है मेन इम्पोर्टेंट, यहाँ से शुरू होगा।
यही लिख लेते हैं। चलो, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका नेट में भी आता है और आपका जो लाइब्रेरी एग्ज़ाम है उसमें भी आपको आ जाता है। AGRIS याद कर लो, इसको रट्टा मार लो। ए से आपका क्या हो जाएगा, बी से क्या होगा, सी, इस तरह से आपको याद कर लेना है। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है और कहीं ना कहीं इसका बारे में थोड़ा सा याद कर लेना है, क्योंकि लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार, कई बार, या फिर एक तरह से सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। इसकी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर AGR एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसे कहते हैं एग्रीस। ठीक है, अलग अलग, यानी कि अगर आप थ्योरी क्लास मतलब यहाँ से पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं पूरा जो वर्ड है उससे कहीं ना कहीं एग्रीस के नाम से जानते हैं, और कहीं ना कहीं जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो अग्रस इस तरह से, मतलब वहाँ पे अलग ही उसमें चलती है। आपको ये पता है, नाम बिगाड़ने में के पढ़ने में अलग वही होता है। ठीक है, अब आती है यानी कि इसकी स्थापना, चीज़ों कैसे हुई। फिर इसकी स्थापना भी आपके UNO के अंतर्गत है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिली। और ये क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंधित सूचना प्रणाली है, और जो कहीं ना कहीं सूचनाओं का आदान प्रदान है, वो आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये क्या है, देखने को मिलता है। 19 यानी कि 1969 के आसपास, यानी कि विशेषज्ञों के दल नियुक्त करे गए, और जिसमें कहीं ना कहीं विषय अध्ययन और विचार विमर्श कर 1970 तक प्रस्ताव पारित करा गया, कृषि विज्ञान तथा सूचनाओं को भंडारण करने का और सूचनाओं को लेके चलने का। उसी के बाद आपका क्या आया, ये फॉर्म आई, यानी कि आग्रिस आई, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, एग्रिस, जिसे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। और इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा हुआ कृषि विज्ञान में सभी क्षेत्रों की सभी सूचनाओं की, और इसी में आपको क्या है, CAS, यानी CAS तो फुल फॉर्म पता होगा, करंट अवेयरनेस सर्विस। करंट अवेयरनेस सर्विस का आपको देखने के लिए, यानी कि सूचनाओं का या फिर आयोजन किया गया। ठीक है, यानी कि सभी कृषि विज्ञान के सभी क्षेत्रों में सूचनाओं का संग्रह करना, डाटाबेस का निर्माण करना। आज आप क्या है, अभी इंटरनेट से खोल के देखो जी, क्या नाम, दिल्ली में गेहूं के रेट क्या चल रहे हैं, या फिर चावल के रेट क्या चल रहे हैं, इसके रेट क्या चल रहे हैं, किसकी बदौलत, कहीं ना कहीं CAS की बदौलत, यानी कि CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस के बदौलत। उसका रेट क्या है, कौन सा अच्छा है गेहूँ, कौन सी फसल अच्छी है, कौन सी इस तरह की, ये कहीं ना कहीं इसी की बदौलत, इसकी बदौलत ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिली हैं। फिर इसकी विशेषता क्या है, विशेषता क्या है, ये कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के सूचना संग्रह का एक भंडारण है। इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सरकार का एक संयोग रूप से कृषि विज्ञान सूचना प्रणाली के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। यानी कि भाई राष्ट्रीय नहीं, यानी कि हमारे देश का नहीं, बाहर की भी सूचनाओं को देखने को मिलता है। फिर आपका आ जाता है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग में के रूप में आपको उपलब्ध कराता है। ठीक है, CAS और SDI, यानी कि CAS की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती है। सेलेक्टेड डिस्क्रिप्शन जो ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस के रूप में मिलते हैं, यानी कि जो चयनात्मक सूचना प्रसारण सेवा है वो आपको मिलती है। सूचना खोजन सेवा मिलती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो सर्चिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज होती है वो आपको देखने को मिलती है। सर्चिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस किस लिए काम आती है, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस हमारे कहीं ना कहीं, जैसे हम किताब को ढूंढ रहे हैं या फिर हम क्या करते हैं, सूचना को ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, क्या मिलेंगी, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर इसका क्या है, इसका लेवल 1 है, लेवल 2 है, जिसमें आर्गिस इंडेक्स आ जाएंगे, मैग्नेटिक टेप आ जाएगी,
आपका CD आ जाएगी, ऑनलाइन सर्विसेज आ जाएंगी। लेवल 2 में आपका क्या हो जाएगा, लेवल 2 में आपका क्या सारे के सारे सेंटर्स आ जाएंगे। सेंटर क्या है आपका, कोकोनट इंफॉर्मेशन सेंटर है। फिर आपका क्या है, सेमी जो गेंस वाला इंफॉर्मेशन सेंटर है, तो क्रॉपिंग इंफॉर्मेशन सेंटर है। तो ये सारे के सारे आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। फिर धीरे धीरे करके आपका क्या आया, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आया, जिसे हम क्या करते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं ICAR के अधीन 1957 में कृषि अनुसंधान सूचना केंद्र की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, कृषि अनुसंधान सूचना केंद्र की स्थापना की गई। और ये यानी कि केंद्र कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित प्रकाशन के साहित्य और चीज़ों को लेके चला। यानी कि हमारी जो आपकी यानी कृषि मैगजीन निकलती है, मैगजीन निकलती है, जर्नल्स निकलते हैं कि ये फसल ये है, इस व्यक्ति ने क्या है ये डबल क्रॉपिंग लाया, इसमें क्या है इसने इस बीज की क्या है एक नस्ल पैदा करी है। तो ये सब चीज़ें आपने देखा होगा। जैसे आम है, यानी कि मैंगो है, 1000 तरह के उसकी वैरायटी होती है। ये लगाना चाहिए, इसमें बीज नहीं होता, ये लगाना चाहिए, ये नहीं होता। तो ये सब चीज़ें किसकी बदौलत पता चल रही है हमें इन सब चीज़ों की बदौलत पता चल रही है, हमें सूचना की बदौलत पता चल रही है। हमें आपका क्या है, कृषि वैज्ञानिक बनते हैं। कृषि वैज्ञानिक एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं BSc एग्रीकल्चर है जो कहीं ना कहीं वो पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ, यानी कि उनकी भी किताब होगी, वो भी कहाँ जाएंगे, लाइब्रेरी में। तो इसलिए कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का जो है बोलबाला रहता है और लाइब्रेरी से जुड़ता चला जाता है। लास्ट टॉपिक यानी कि अब बच रहा है नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बाद शायद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बाद है आपका दो टॉपिक और बच रहे हैं इसमें भी, ठीक है। चलो ये भी ख़त्म कर देंगे, कोई नहीं आपको, क्योंकि ये टॉपिक ये जो ये वाला यानी कि ये चैप्टर है, ये थोड़ा सा आपको इस तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चन है इसमें से एक आधा नेट में क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए, ये ख़त्म कर देंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। जल्दी नेक्स्ट यानी कि एक और किताब शुरू करने वाले हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। क्योंकि एक किताब से एक ही को हम लेके चल पड़े तो वो भी सही नहीं है। एक किताब और शुरू कर देंगे जिससे आपके दो साथ में चलती रहे। जैसे बिजली वालों की चल रही है, उनके 2 किताब चल रही है, उनकी भी तीसरी किताब शुरू होने वाली है। प्रैक्टिकल आपका उनका 50% हो चुका है, तो वहाँ भी तीसरी किताब शुरू करनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।